हाँ, 49 क्वेश्चन क्या कह रहा है ये? मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है फिर भी वह सब जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ होता है। यह कथन किसका है? हॉब्स का, लॉक का, रूसो का, गिलक्राइस्ट का। जैसा कि आपको पता होगा यह बहुत ही फेमस कोटेशन है। यह किसका है? रूसो का है। ठीक ना मेरे भाई, ये किसका है? रूसो का है। तो आइए हम बात कर लेते हैं इस प्रश्न में थोड़ी सी और, ताकि हमें और भी जानकारी हो जाए इसके संबंध में। देखो, रूसो रूसो की बात करते हैं तो रूसो की एक फेमस बुक है, क्या है आपको पता होगा कि दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये किसकी बुक है? रूसो की। ये कब आई थी? ये 1762 में पब्लिश हुई थी। इस पुस्तक की पहली पंक्ति में ही कहता है कि रूसो कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया, सॉरी, मनुष्य स्वतंत्र जन्म तो लेता है, मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है और सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ होता है। ठीक ना, ये आप पूरी कर लीजिएगा इस चीज़ को, यानी ये लाइन पूरी लिख लीजिएगा आप। मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है फिर भी वह सब जगह बेड़ियों में जकड़ा होता है। यह सोशल कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत ही होती है इसी लाइन से। ठीक ना, आगे बात करते हैं। इसकी अंतिम अंतिम लाइन क्या है? इसकी अंतिम पंक्ति में कहता है रूसो कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। बाध्य किया जा सकता है। ठीक ना, बाध्य किया जा सकता है। अच्छा, इसी वजह से तो इसको, यानी रूसो को पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम कहा जाता है। पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम, माफ़ करिएगा स्पेलिंग गलत हो गई। पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम, पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम, पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम यानी यानी पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम कहा जाता है। ठीक ना, इसका मतलब है ये विरोधाभास दिखता है इसके बातों में। आप ये शब्दावली रूसो से संबंधित है, इतना याद रखिएगा कि पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम यह किससे संबंधित है? रूसो किससे संबंधित है? क्योंकि यह इसके विचारों में विरोधाभास देखने को मिलता है। क्योंकि एक तो मनुष्य को स्वतंत्र करने की बात कर रहे हो और तुम अगली लाइन में ही बोल दे रहे हो क्या, इसके लिए बाध्य भी किया जा सकता है। अरे, तो वो काहे की स्वतंत्रता की बात कर रहे हो आप? जब यहाँ पे आप उसको बाध्य ही कर दे रहे हो तो काहे की स्वतंत्रता की बात कर रहे हो आप? इसलिए इसको कहा जाता है, पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम कहा जाता है। ठीक ना, याद रखिएगा मेरे भाई ये बात। लगे हाथ हम पेन चेंज कर दें थोड़ा सा। अब बात करते हैं आगे। इस रूसो की एक पुस्तक है, आपको पता होगा, ईमाइल। ईमाइल जो कि शिक्षा पर लिखी गई ग्रंथ है, जो कि पब्लिश कब हुई थी? 1762 में। याद रखिएगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी 1762 में लिखा गया है और ईमाइल भी 1762 में ही लिखा गया, लेकिन ईमाइल पहले लिखी गई है और सोशल कॉन्ट्रैक्ट बाद में लिखी गई है। ठीक ना, ईमाइल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ईमाइल में ही रूसो धार्मिक शिक्षा का विरोध करता है। धार्मिक शिक्षा का विरोध करता है। अगर पूछा जाए क्या रूसो धार्मिक शिक्षा का विरोधी था? जी हाँ, रूसो जो है धार्मिक शिक्षा का विरोधी था। रीज़न है ना, आपको देखो ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है अब इस तरीके से, रीज़न है कि नहीं, अब क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको जब ये सब चीज़ें पता होंगी तभी तो आप उसमें छांट पाओगे कि नहीं ये कथन गलत है। इसलिए ये सब बताना ज़रूरी है ना। अब आपको इसी तरीके से पढ़ना चाहिए। ठीक ना मेरे भाई, आगे बात करते हैं। रूसो ने प्रकृति की ओर लौटो, प्रकृति की ओर लौटो, प्रकृति की ओर लौटो, ये अपने वाक्य कहाँ पर दिए इसने? ये रूसो ने ईमाइल में ही दे रखा है अपने ये वक्तव्य। ठीक ना, आपको पता होगा कि रूसो को प्रगतिशील शिक्षा का जनक कहा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा का जनक, प्रगतिशील शिक्षा, माफ़ करिएगा, प्रगतिशील शिक्षा का जनक कहा जाता है। शिक्षा का जनक कहा जाता है। ठीक ना, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का इसे फादर कहा जाता है। ठीक ना, इतनी बात आपको याद रहनी ही चाहिए मेरे भाई। ठीक ना, और रूसो की एक पुस्तक और है, लगे हाथ इसकी भी बात कर लेते हैं यहीं पर हम लोग। रूसो की एक पुस्तक है, ओरिजिन ऑफ अनइक्वलिटी, ओरिजिन ऑफ ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी, ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी, ओरिजिन ऑफ अनइक्वलिटी यानी असमानता की उत्पत्ति। जानते हैं ना, रूसो रूसो विज्ञान का, कला का, साहित्य का, इनका विरोधी था। विज्ञान, कला, साहित्य का विरोधी था, क्योंकि रूसो का मानना था कि इनके वजह से ही क्या होता है, मनुष्य में तार्किक क्षमता का विकास होता है और इससे असमानता जन्मने लगता है। ठीक ना, इससे असमानता जन्म लेने लगता है। रूसो ने असमानता के दो प्रकार बताए थे, याद है किसी को? कौन कौन सा?
एक तो प्राकृतिक असमानता की बात करता है, लगे हाथ में थोड़ी सी चर्चा कर दे रहा हूँ, बाकी आपको पता ही होगा। प्राकृतिक असमानता और सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता कह लो या फिर परंपरागत मान सकते हो। सामाजिक असमानता, प्राकृतिक असमानता वो था जैसे पुरुष महिला के बीच में जो अंतर है वो तो प्राकृतिक असमानता है, ठीक ना। किसी का रंग गोरा होना, किसी का रंग काला होना, ये प्राकृतिक असमानता के तहत है। लेकिन सामाजिक असमानता यानी सामाजिक भेदभाव पर आधारित होता है, ठीक ना। गरीब अमीर, ठीक ना, शिक्षित अशिक्षित, ठीक ना, ये जो है असमानता, ये क्या है, जैसे धर्म से रिलेटेड जो भी असमानता है या सामाजिक भेदभाव हैं, ये किसके अंतर्गत आएंगी, सामाजिक असमानता के अंतर्गत आती। रूसो किसका विरोधी था, सामाजिक असमानता का विरोधी था। वो तो प्राकृतिक असमानता का समर्थन करता था, लेकिन जो सामाजिक असमानता है, सामाजिक भेदभाव, इसको स्वीकार नहीं करता था। इसका कारण क्या मानता था, विज्ञान कला साहित्य और मनुष्य में तर्क क्षमता का विकास होना, ठीक ना। इसीलिए जो कहता है क्या, प्रकृति की ओर लौटो, प्रकृति की ओर लौटो। और इसका मानव कैसा था, प्राकृतिक अवस्था में क्या था, नोबल सैवेज था। क्या था, नोबल सैवेज, यानी असभ्य, सॉरी सभ्य बर्बर था। किसी से मतलब नहीं था, वो अपना खाता पीता था, घूमता टहलता था, बस यही था। किसी के उत्थान से, किसी के बढ़ने से, किसी के घटने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला था। उसको केवल क्या था, वो केवल आनंद में जीता था, ठीक ना मेरे भाई, ये बात थी। तो आपको इतना बात पता होना चाहिए, ठीक है। अब लगे हाथ ऑप्शन की बात कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और आप लोग प्लीज़ इन सभी चीज़ों को लिख ज़रूर लीजिएगा मेरे भाई। आगे बात करते हैं। हो सकता है आज का ये आपका कष्ट कल के लिए आपके लिए वरदान साबित होगा मेरे भाई, इसलिए आप लोग ज़रूर लिखिएगा इन सभी चीज़ों को, ठीक ना। हम बात करते हैं हॉब्स की। हॉब्स के बारे में आपको पता है, पिछले क्लास में हम लोग इतनी बार पढ़ चुके हैं हॉब्स के बारे में, तो इसलिए आपको याद ही होगा। अच्छा बताओ, चलो कुछ नई चीज़ें बताओ। विधि का शासन, अच्छा सॉरी, विधि का शासन कह रहे हैं, विधि का मौन रहना ही स्वतंत्रता है। विधि का मौन, विधि का मौन रहना ही स्वतंत्रता है, या फिर कहा जाए कानूनों की चुप्पी ही स्वतंत्रता है। कानूनों की चुप्पी ही, कानूनों की चुप्पी, ये देखो प्रमुख शब्द हैं। इन शब्दों से, माफ़ करिएगा, इन्हीं वाक्यों से आपको पता चल जाएगा कि रूसो सॉरी हॉब्स का ये शब्द है, ठीक ना। ये आपको याद रहना ज़रूरी है मेरे भाई, ठीक ना। आपसे पूछा गया निरंकुश संप्रभुता शब्दावली किससे संबंधित है, तो आपको पता हो जाएगा निरंकुश संप्रभुता की बात करेगा कौन, हॉब्स बात करता है, ठीक ना। अच्छा, इसी के संबंध में एक बात और कहता है कौन, सैबाइन। किसी को याद है क्या, देखते हैं। अगर याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो ज़रूर लिख लीजिएगा। रूसो सॉरी हॉब्स वह पहला दार्शनिक है जिसने बोधा के प्रतिबंधों से संप्रभुता को मुक्त कराया। याद है किसी को, नहीं याद है कोई बात नहीं, आप लोग लिख जरूर लीजिएगा। सैबाइन ही वो जो कहता है क्या, कि हॉब्स वह पहला दार्शनिक है जिसने बोधा के प्रतिबंधों से संप्रभुता को मुक्त कराया। मैं कहो तो लिख दूं, या फिर आप लोग लिख लेंगे, कोई बात नहीं, मैं लिख दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। वह पहला दार्शनिक है, यानी ये कहता है हॉब्स के लिए, सैबाइन हॉब्स के लिए, यहाँ पे हॉब्स ही लिख देते हैं ना। हॉब्स पहला दार्शनिक है, पहला दार्शनिक है जिसने बोधा के, जिसने बोधा के संप्रभु को, बोधा के संप्रभु को प्रतिबंधों से मुक्त किया। बोधा के संप्रभु के प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया, प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया, मुक्त कर दिया मेरे भाई, याद रखिएगा। मैं शॉर्टकट में लिखने की कोशिश किया हूँ, आप लोग याद रखिएगा ये बात। सैबाइन कहता है हॉब्स पहला ऐसा दार्शनिक था जिसने बोधा के संप्रभुता को प्रतिबंधों से मुक्त, क्योंकि आपको याद होगा ना, बोधा का जो संप्रभु था उस पर 3 तरीके के प्रतिबंध थे, याद है ना। आप नोट्स को रिवाइज कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक ना मेरे भाई। यहाँ पे बताने का मतलब ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो चीज़ें थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके बढ़ाते रहेंगे ना, फिर भी वो हमारा सेशन लंबा होता जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये इसलिए चला जा रहा है ताकि आपको थोड़ी सी सहूलियत हो याद करने में, ठीक ना। ये हमारा हॉब्स हो गया। अब बात करते हैं लॉक की। लॉक की के आपको पता है ना, लॉक के बारे में, लॉक के बारे में आपको पता होना चाहिए। सीमित संप्रभुता का जनक कहा जाता है, सीमित संप्रभुता का जनक। सीमित संप्रभुता का जनक कौन है, ये है लॉक है। निरंकुश संप्रभुता का जनक कौन है, हॉब्स है। लोकप्रिय संप्रभुता का जनक कौन है, रूसो है। लोकप्रिय संप्रभुता का जनक कौन है, रूसो है, ठीक ना मेरे भाई। उम्मीद करते हैं आप ये सब चीज़ें समझ पा रहे होंगे, ठीक ना।
गिलक्राइस्ट के बारे में किसी को कुछ पता है क्या? नहीं पता है, कोई बात नहीं। पिछले सेशन में ही हमने एक बात बताई हुई थी कि इसके बारे में याद रखिएगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है। ये कथन किसका है? ये गिलक्राइस्ट का है। सार्वभौमिक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है। मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है। वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है। वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है। यह किसका कथन है? यह गिलक्राइस्ट का कथन है। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, प्लीज़ इसको आप लोग याद रखे रहिएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं अब। ठीक ना मेरे भाई, मिटा देते हैं इसको, इरेज कर देते हैं यानी। आगे बात करते हैं। ये 49 क्वेश्चन हमारा हो गया ना। अब हम बात करेंगे 50, अगला क्वेश्चन 50। 50 क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस विचार का जॉन लॉक ने समर्थन नहीं किया है? देखो कह रहे हैं जॉन लॉक ने निम्न में से किन विचारों का समर्थन नहीं किया है, ये कथन, ये आपका सवाल है। देखो, संपत्ति का श्रम सिद्धांत का समर्थन करता है क्या लॉक? जी हाँ करता है। राज्य व समाज में अंतर करता है क्या? जी हाँ करता है। राज्य एक साधन है क्या? जी हाँ राज्य एक साधन है लॉक की नज़र में। लेकिन नागरिकों के सरकार के विरुद्ध क्रांति का अधिकार नहीं है। मेरी बात को समझिएगा, क्या कहना चाह रहा है? नागरिकों को सरकार के विरुद्ध क्रांति का अधिकार नहीं है, ये कथन गलत है। क्योंकि आपको याद होगा कि जॉन लॉक का जो प्राकृतिक अधिकार क्या था? लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी की रक्षा करना। राज्य का काम क्या है? लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी की रक्षा करना, जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना। यदि राज्य इनकी इस अधिकारों को नहीं मानता है या इनकी रक्षा नहीं कर पाएगा तो ऐसी स्थिति में उसके पास विरोध का अधिकार होगा, उसके पास विरोध का अधिकार होगा। ठीक ना? तो इसलिए ये बात याद रखिएगा। अगला बात करते हैं ये। अब इसके अच्छा ये बताओ, आपको याद होगा संपत्ति का श्रम सिद्धांत, संपत्ति का श्रम सिद्धांत क्या कहता है? देखो लॉक के अनुसार ना, लॉक के अनुसार मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में स्वतंत्र और समान था। लॉक के अनुसार मनुष्य अपनी प्राकृतिक अवस्था में स्वतंत्र था और समान भी था। और पृथ्वी पर यानी हमारी धरती पर जो भी संसाधन थे, उपयुक्त जो भी संसाधन थे, उन सब पर समान अधिकार था। सभी व्यक्तियों का समान अधिकार था। तो ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति अपने श्रम को किसी वस्तु में मिलाकर अगर कोई उत्पाद या कोई चीज़ बनाते थे तो उस संपत्ति पर किसका अधिकार हो जाता था? उस व्यक्ति का अधिकार हो जाता था। यही कहना चाहता है अपने संपत्ति के श्रम सिद्धांत में वो। ठीक ना? मेरी बात को समझ गए होंगे आप लोग। ठीक ना? यानी इसका मतलब ये है कि लॉक का कि ईश्वर ने सबको धरती जो भी दिया है यानी उस पर समान सबका अधिकार था। अपने आरंभिक अवस्था में सब पर, उस धरती पर सबका समान अधिकार था। वस्तु जिसने अपने श्रम को उस संसाधन पर मिलाया, उस धरती पर मौजूद संसाधन पर श्रम को मिलाया और जो उसने पाया उस श्रम के दौरान या उस श्रम करने से जो कुछ उसने प्राप्त किया उस पर मालिकाना हक किसका हो जाएगा? उस व्यक्ति का हो जाएगा। यही कहना चाह रहा है ये संपत्ति के श्रम सिद्धांत में। और आगे बात करते हैं इसमें राज्य व समाज में अंतर। देखो लॉक ने दो समझौता किया है, एक समझौते से राज्य बनता है और दूसरी समझौते से नागरिक समाज की स्थापना करता है। याद रखिएगा कि 1 to 1 यानी हॉब्स ने एक समझौता किया, लॉक ने दो समझौता किया और रूसो ने एक समझौता किया। ठीक ना? कि याद है ना आपको? पहले समझौते से राज्य बनता है, दूसरे समझौते से समाज बनता है। राज्य एक साधन है। यह जितने भी उदारवादी, आपको पता है जॉन लॉक क्या है? उदारवादी है, पहला उदारवादी था ये। ठीक ना? तो आपको याद होना चाहिए कि इसने जो भी उदारवादी होते हैं वो राज्य को एक साधन मानेंगे, व्यक्ति को साध्य मानेंगे। ठीक ना? उम्मीद करते हैं आपको ये सब चीज़ें अच्छा लग रहा होगा। आगे बढ़ते हैं 51। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम सिद्धांतवादी था जिसने सरकारों का एक सुव्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया? जिसने सरकारों का एक सुव्यवस्थित वर्गीकरण किया, बताइए। प्लेटो ने, मैकियावेली ने, बोधा ने, अरस्तू ने। बताइए क्या होगा इसका आंसर? ये देखो यूपीजीएससी 2009 में भी आ चुका है, 2012 में भी आ चुका है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि ये प्रश्न आगे रिपीट ना हो सकता है रिपीट हो जाए, लेकिन थोड़ी सी इसके एक्सप्लेनेशन से आपको फ़ायदा मिल जाएगी। ठीक ना? याद इतना रखना है आपको।
सर्वप्रथम सिद्धांतवादी था कौन था? प्लेटो था, मैकियावेली था, बोधा था, अरस्तु था। तो इसका आंसर क्या होगा? अरस्तु था। इसका आंसर क्या होगा? अरस्तु था। ठीक ना मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए, जैसे हमने बताया था पॉलिटिकस में इसकी पुस्तक कौन सी थी? पॉलिटिकस। पॉलिटिकस में कुल कितने भाग थे? 8 भाग थे। ठीक ना। अब कहोगे सर पॉलिटिकस थी या पॉलिटिक्स थी? नहीं, इसकी रचना थी पॉलिटिकस, लेकिन आमतौर पर लोग कहते हैं पॉलिटिक्स। ठीक ना, इसलिए आप याद रखो, जो भी आप याद कर पाओ, पॉलिटिकस या पॉलिटिक्स। हम बात करते हैं प्लेटो की। चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्लेटो की। अच्छा बताओ, प्लेटो के संबंध में जानना, तो प्लेटो को सर्वाधिकारवाद का, देखो प्लेटो को सर्वाधिकारवादी, एक मिनट थोड़ा सा चेंज कर, मोटा चाहिए था पेन। सर्वाधिकारवादी, सर्वाधिकार माफ करिए, सर्वाधिकारवादी, थोड़ी राइटिंग मेरी इस पे गंदी बनती है, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा। फांसीवादी, क्या कहना चाह रहे हैं? प्लेटो को सर्वाधिकारवादी व फांसीवादी विचारक कौन मानते हैं? वे कौन कौन से लोग हैं जो प्लेटो को सर्वाधिकारवादी या फांसीवादी मानते हैं? तो याद रखिएगा, जिसमें कुछ नाम हैं, आप याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कार्ल पॉपर प्लेटो को फांसीवादी विचारक मानता है। ठीक ना। और आपने नाम सुना होगा क्रॉसमैन, ये भी प्लेटो को सर्वाधिकारवादी या फांसीवादी मानता है। ठीक ना। वहीं पर बर्ट्रैंड रसेल का भी नाम सुना होगा, ये भी प्लेटो को सर्वाधिकारवादी फांसीवादी मानता है। ठीक ना। और वहीं पर हन्ना आरेंट आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो पिछले मेरे सेशन में जाइएगा, नाम सुन लीजिएगा इसके बारे में, और इसके बारे में अच्छे से जान भी जाएंगे आप उसमें। हन्ना आरेंट एक महिला थी, जर्मनी की थी, अब भाग जाती है अमेरिका न्यूयॉर्क में, और वहाँ पर जाके इसने अपनी एक रचना करती है, ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, जिसमें लेनिनवाद, उदारवाद, वो माफ़ करिएगा, लेनिनवाद और स्टालिनवाद का उदय कैसे होता है उस पर चर्चा करते हैं ये। और बात करते हैं एक और हैं, क्या नाम उनका यार, बारकर, याद रखिएगा। ये कौन से लोग हैं? ये वे लोग हैं जो प्लेटो को सर्वाधिकारवादी व फांसीवादी मानते हैं, जिनमें कार्ल पॉपर है, क्रॉसमैन है, बर्ट्रैंड रसेल है, हन्ना आरेंट है और बारकर है। ठीक ना मेरे भाई, उम्मीद करते हैं आपको सब चीज़ें समझ में आ ही रही होंगी। अच्छा, याद है क्या किसी को कि बारकर ने भी प्लेटो को प्रबुद्ध निरंकुशतावादी कहता है? बारकर ने प्लेटो को प्रबुद्ध निरंकुशवादी कहता है, प्रबुद्ध निरंकुशवादी, हालांकि प्रबुद्ध निरंकुशवादी मानता है, हालांकि यह प्लेटो को नहीं मानता। प्लेटो का जो दार्शनिक राजा था उसको इसने प्रबुद्ध निरंकुशतावादी कहा है। ठीक ना, याद है ना आपको? ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, हन्ना अरेंट के बारे में आपको पता है क्या? हन्ना अरेंट जो फांसीवाद की दार्शनिक प्रणेता माने जाते हैं, प्लेटो को मानता है, प्लेटो को फांसीवाद का दार्शनिक प्रणेता मानता है। फांसीवाद का दार्शनिक प्रणेता, प्लेटो को फांसीवाद का दार्शनिक प्रणेता कौन मानता है? तो याद रखिएगा, हन्ना अरेंट मानता है। ठीक ना। उम्मीद करते हैं आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और वहीं पर कार्ल पापर आपको पता है प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु मानता है, ये तो सभी बच्चा जानता है। प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु कौन मानता है? ये कार्ल पापर मानता है। ठीक ना। हीगल और मार्क्स को भी साथ साथ में माना है, ये याद रखिएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, विश्व का प्रथम फांसीवादी, प्लेटो को विश्व का प्रथम फांसीवादी, प्लेटो को विश्व का प्रथम फांसीवादी, प्लेटो को विश्व का प्रथम फांसीवादी कौन मानते हैं? ये मानता है कार्ल पॉपर। देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, हन्ना अरेंट में और कार्ल पॉपर में एकदम नहीं कंफ्यूज होना है। इसने प्लेटो को विश्व का प्रथम फांसीवादी माना है, वहीं पर हन्ना अरेंट फांसीवाद का दार्शनिक प्रणेता मानती है। ये दार्शनिक प्रणेता मानती है, और ये कहता ही है कि वो प्रथम फांसीवादी है विश्व का। ठीक ना। आपको एक याद होना चाहिए, कथन और भी है कार्ल पॉपर का जो इम्पोर्टेंट है। ये कहता है क्या है, चेंज करने पेन, कहता है कि पश्चिमी चिंतन या तो प्लेटोवादी रहा, पश्चिमी चिंतन या तो प्लेटोवादी रहा, या तो प्लेटोवादी रहा, या तो प्लेटो विरोधी रहा। ठीक ना, रहा, लेकिन शायद ही कभी रहा, लेकिन शायद ही कभी
शायद ही कभी, एक मिनट कॉल आ रहा है, शायद ही कभी, एक मिनट कर, शायद ही कभी प्लेटो विरोधी छोड़ो, जाने दो बाद में, हाँ ठीक है अभी करते हैं ना कुछ देर में। कहाँ थे भाई, कॉल लिया करते हैं। पश्चिमी राजनीति या तो प्लेटोवादी रहा या तो प्लेटो विरोधी रहा, लेकिन शायद ही कभी गैर प्लेटोवादी रहा हो, कभी गैर प्लेटोवादी रहा हो, गैर प्लेटोवादी रहा हो। माफ़ करिएगा कॉल आ गया था इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हुई होगी आप लोगों को। याद रखिएगा मेरे भाई, हमने क्या कहा, कार्ल पॉपर का एक प्रसिद्ध ये कथन है, क्या है ये, कि पश्चिमी राजनीतिक चिंतन या तो प्लेटोवादी रहा या फिर प्लेटो विरोधी रहा, लेकिन शायद ही कभी गैर प्लेटोवादी रहा हो। ये कथन किसका है, कार्ल पॉपर का है। किसने, ये किसके संबंध में कहा है, प्लेटो के संबंध में कहा है। ठीक ना मेरे भाई, उम्मीद करते हैं आपको सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। बन गई तुम मेरे, ये हो गया मेरा 51। आगे बात करते हैं 52वां क्वेश्चन, क्या है, किसी संविदावादी विचारक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता, सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया है। तो आप सबको पता है ये कौन है, कौन है ये, लॉक है। कौन है ये, लॉक। ठीक ना, ये तो आपको पता ही होगा, इसलिए अब इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हमको नहीं लेना है। हाँ इसके बारे में कहो तो बता दें, हाँ थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। इसकी एक फेमस बुक है, आप सभी को पता होनी चाहिए। देखो इसके बारे में जान ही लेते हैं यार हम लोग, क्योंकि ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा जान देंगे, इससे हमको आगे पढ़ने में सहूलियत मिल जाएगी। ये क्या है, ब्रिटिश कानून इतिहासकार था। ये कौन है, ब्रिटिश कानूनी इतिहासकार था, ब्रिटिश कानूनी इतिहासकार कह लो, ब्रिटिश कानूनी इतिहासकार था। कौन है ये, हेनरी मैन है। ठीक ना, आपको पता होगा इसकी एक पुस्तक थी बहुत फेमस है, इसकी दो पुस्तकें बहुत फेमस है, जिसमें अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन था, अर्ली हिस्ट्री, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो कि 1875 में, 1875 में, 1817 बोल दिया, गलती हो गई, माफ़ करिएगा, 1875 में। ठीक ना, इसकी एक और बुक थी वो एंशिएंट लॉ, एंशिएंट लॉ। इसका डेट आप लोग देख लीजिएगा, जहाँ तक मुझे याद आ पा रहा है ये 1861 है। ठीक ना, और इसके बारे में आप ये जानिएगा, राज्य की उत्पत्ति के जो पैतृक सिद्धांत था, हेनरी मैन, आपको पता होगा कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में पैतृक सिद्धांत का समर्थक था। ये पैतृक सिद्धांत, पैतृक, ये ऐसे लिखा जाएगा ना, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में पैतृक सिद्धांत का समर्थक था ये सिद्धांत। ठीक ना, पैतृक सिद्धांत का समर्थक था ये। ठीक ना, आपको ये भी पता होना चाहिए, हेनरी मैन जो है परिवार को मनुष्य की प्रथम इकाई मानता है, परिवार को मनुष्य की प्रथम इकाई मानता है, मनुष्य की प्रथम इकाई मानता है। मेरे भाई याद रहना चाहिए ये सब चीज़ें। ठीक ना, मैं बता रहा हूँ, आप लोग लिख भी लीजिएगा प्लीज़, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, और इसको रिवीजन करते रहिएगा ज़रूर से। हो सकता है आपको डेटा एक साथ ज़्यादा मिल जा रहा हो, लेकिन आप लोग ज़रूर रिवीजन करते रहिएगा ये सब चीज़ों का। बस एक क्लास आपका पूरा का पूरा समस्या समाधान कर देगा ये। मैं इसको कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करने वाला हूँ आगे चल के, जो आपका पूरा का पूरा समस्या का समाधान ही कर देगा ये। ठीक ना, हेनरी मैन हो गया ये। आगे बात करते हैं 53, जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की स्थिति थी, बताओ। अब ये कोई पूछने की बात है, ये कोई पूछने की बात है। जॉन लॉक के अनुसार बताओ, जॉन लॉक के अनुसार एक मनुष्य एक भला व्यक्ति था, मनुष्य एक विवेकशील था, मानी विवेकपूर्ण प्रणाली था, मनुष्य एक बराबर। ठीक है, आपको पता होगा, क्या हमने पिछले क्लास में ही देखा था, माफ़ करिएगा पिछले स्लाइड में ही देखा होगा कि विवेकशील था। ठीक ना, आगे बात करते हैं 44 आई थिंक 54 है, आई थिंक क्या है ही वो होता है ना कभी कभी, क्योंकि चीज़ें आप हो जाती हैं कभी कभी, कोई बात नहीं, क्या ही सफाई दे इसके लिए। आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्यत्र मर रहा है।
बहुत अच्छी लाइन है, बहुत प्यारी लाइन है ये। क्या कह रही है? आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्यत्र यानी और जगह वो मर रहा है। यह कथन किसका है? अल्फ्रेड कोबा का, डेविड स्टन का, सी एल वेपर का, रॉबर्ट डहल का। ये ड है, रॉबर्ट डहल है, ठीक ना मेरे भाई। अब आपको ये बताना ये किसका है। देखो नहीं पता है कोई बात नहीं, अब आप जान लीजिएगा इसका आंसर। देखो इसमें कुछ दुविधाएं भी हैं जो मुझे हैं थोड़ी सी। देखो इसका आंसर तो आयोग मान रहा है अल्फ्रेड कोबा, लेकिन इसका आंसर एक्चुअल में होगा रॉबर्ट डहल, ठीक ना। आपको हो सकता है बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे जगह गाइड्स में हो सकता है अल्फ्रेड कोबा मिल जाए, लेकिन इसका ऑथेंटिक आंसर रॉबर्ट डहल होगा, ठीक ना मेरे भाई। आगे बताएंगे क्यों होगा। रॉबर्ट हल अगर अगर ऑप्शन में नहीं देता तो आपने एक नाम सुना होगा पीटर लॉसलेट का। पीटर लॉसलेट, वो भी इसका आंसर हो सकता था, लेकिन यहाँ पर आयोग ने पता नहीं क्यों, अगर इसका इसका आंसर होगा ही रॉबर्ट हल, पता नहीं क्यों आयोग इसका अल्फ्रेड कोबा के साथ लेके जाता है वो, ठीक ना मेरे भाई। थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस कथन के संबंध में। देखो इसका आंसर आप लोग मेरे हिसाब से तो रॉबर्ट डहल ही मारेंगे, ठीक ना मेरे भाई। आपको याद रखना है क्या? रॉबर्ट डहल, ठीक ना। ये हो सकता है आंसर, वो हो सकता है अपना सुधार दिया हो बाद में रिवाइज आंसर की में, लेकिन मुझे तो नहीं लगा है कि उसने सुधारा होगा, ठीक ना। आगे बात करते हैं ये इसके बारे में थोड़ा सा। देखो देखो अल्फ्रेड कोबा का ना, अगर ये अल्फ्रेड कोबा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये वो राजनीतिक सिद्धांत के मरने की बात नहीं किया था। अल्फ्रेड कोबा उसके पतन की बात किया था। अब कहोगे सर पतन की बात करना और मरने की बात करना दोनों तो एक ही हुआ ना। नहीं भाई मेरी बात को समझिएगा ध्यान से। अल्फ्रेड कोबा की एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम आपको याद रहना चाहिए, द डिक्लाइन ऑफ डिक्लाइन ऑफ डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ये पुस्तक कब रिलीज हुई थी? तो 1953 में ये पुस्तक रिलीज हुई थी, रिलीज यानी पब्लिश हुई थी, ठीक ना। द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी ये किसकी बुक है? ये अल्फ्रेड कोबा की है। और यहीं पर डेविड स्टन की भी बुक थी, इसी से कुछ मिलता जुलता, किसी को याद है क्या? हाँ याद रखिएगा, द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक ना। थोड़ी सी अंतर है। ये भी कब पब्लिश हुई थी? 1951 में। ये भी पब्लिश कब हुई थी? 1951 में। मेरी बात को ध्यान समझिए, ये भी मतलब ये 1951 में पब्लिश हुई थी, ये 1953 में पब्लिश हुई थी। मेरी बात को ध्यान समझिएगा, यहाँ पर क्या है? मॉडर्न है, यहाँ पर मॉडर्न नहीं है, लेकिन दोनों क्या बात कर रहे हैं? डिक्लाइन की, पतन की बात कर रहे हैं ये, ठीक ना। और ये जो कथन आप देख रहे होंगे, ये कथन डायरेक्ट किससे संबंधित है? ये रॉबर्ट डहल से संबंधित है, ठीक है। क्योंकि रॉबर्ट डहल ही कहता है आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में वो बंदी है और अन्यत्र मर रहा है। रीज़न है कि ये उस समय चल रहा था, ये उस समय की परिस्थिति को देखिएगा ध्यान से आप, उस समय की परिस्थिति को समझेंगे तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। देखो राजनीतिक सिद्धांत, देखो इसके संबंध में एक और चीज़ पहले बताते हैं, उसके बाद तक समझ में आएगा आपको। देखो जब राजनीतिक सिद्धांत के मरने की बात हो रही थी, जो आपका वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो गया था, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो चुका था लगभग। तो ऐसी स्थिति में जो भी पूंजीवादी देश थे, पूंजीवादी देश थे और ये साम्यवादी देश थे, पूंजीवादी देश और साम्यवादी देशों में राजनीतिक सिद्धांत का कोई वैल्यू नहीं था, कोई प्रासंगिकता रह ही नहीं गई थी, यानी ये कोई काम ही नहीं करना था। लोग तमाम इस पर सिद्धांत बना रहे थे, नियम कानून बना रहे थे इसकी प्रासंगिकता को लेकर, इसके विज्ञान को लेकर। लेकिन सिद्धांत होता क्या है? सिद्धांत वो होता है जिसका नियम सब जगह यानी किसी भी देश पर लागू करो तो वो उस पर सटीक बैठना चाहिए। लेकिन इसमें क्या था कि स्थितियां विपरीत थी। ये केवल एक रूम में बंद करके केवल उस पर क्या हो रहा था? ज्ञान दिया जा रहा था, उस पर खोज हो रहा था। सच्चाई तो ये है कि ये अप्रासंगिकता की वजह से ये चीज़ें रॉबर्ट डहल कहता है इसमें कि राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है और साम्यवादी देशों में, आंग्ल भाषी जगत में, मतलब ये पूंजीवादी देशों की बात कर रहा है यहाँ पर। आंग्ल भाषी जगत मतलब पूंजीवादी देशों की बात कर रहा है और साम्यवादी देशों में वो बंदी है।
और अन्य जगह क्या है, मर रहा है, ये कहता है ये। लेकिन यहीं से कुछ मिलता जुलता आपको शब्द दिखाई देगा, विचारधारा का अंत। विचारधारा का अंत, आपने नाम सुना होगा विचारधारा का अंत। देखो विचारधारा का अंत, विचारधारा का अंत, विचारधारा का अंत, एंड ऑफ आइडियोलॉजी। देखो एंड ऑफ आइडियोलॉजी से दो विचारक जुड़े हैं, इसको याद रखिएगा आप लोग। दो विचारक इससे जुड़े हुए हैं, कौन कौन से हैं वो? एक तो डेनियल बेल है, याद रखिएगा, डेनियल बेल और मार्टिन लिपसेट। डेनियल बेल और मार्टिन लिपसेट, मार्टिन लिपसेट, डेनियल बेल और मार्टिन लिपसेट। अच्छा, वही मार्टिन लिपसेट जिसकी आपने बुक पढ़ा होगा, कौन सा? द पॉलिटिकल मैन, द पॉलिटिकल मैन, ठीक ना, ये इंपॉर्टेंट है इसका। आपने ये कई बार पूछा गया है, पॉलिटिकल मैन किसकी बुक है, तो मार्टिन लिपसेट की बुक है, ठीक ना। और इसकी एक पुस्तक ये भी है, एंड ऑफ आइडियोलॉजी, द एंड ऑफ आइडियोलॉजी, द एंड ऑफ आइडियोलॉजी। देखो ये बात कब की हो रही है? विचारधारा के अंत, 1960 के दशक के बाद से शुरुआत हो जाती है विचारधाराओं के अंत के संबंध में। डेनियल बेल ये अपना विचार देने लगता है, ठीक ना। और विचारधारा का अंत आपको पता होगा जब कोल्ड वॉर जो था, कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर का अंत कब हो रहा है? 1990 के दशक में हो जाता है, ठीक ना। इसी कोल्ड वॉर के दशक में, क्या आपको पता है इसी कोल्ड वॉर में क्या होता है? पूंजीवाद और साम्यवाद, दो विचारधाराएं थी, दो विचारधाराओं के बीच में युद्ध था। पूंजीवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा, इन दोनों विचारधाराओं के समाप्ति हो जाती है कब? ये 1990 में। आपको पता है कौन सी? वो बर्लिन की दीवार गिरने के बाद से धीरे 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 जो होता है साम्यवाद का पतन होने लगता है, एक ही विचारधारा रह जाती है, ठीक ना। वो कौन सी थी? पूंजीवाद। और ये इसका समाप्त हो जाता है, ये एंड ऑफ, उसी बात को ये कहना चाह रहा है, एंड ऑफ आइडियोलॉजी, यानी विचारधारा का अंत हो रहा है, ठीक ना। यहाँ पर डेनियल बेल कहता है ये बात। आगे बात करते हैं हम लोग। अच्छा, इसी को अन्य शब्दों में देखो, ये हाँ याद रख लो, इस चीज़ को भी यहीं पे लपेट देते हैं। लपेटने का मतलब मेरा ये है कि देखो विचारधारा के एक अन्य नाम भी थे। विचारधारा को अन्य नाम से भी जाना जा सकता है। अन्य नाम थे मतलब इसको अन्य नाम से भी जाना जा सकता है। अन्य नाम क्या था इसका, जिससे सैमुअल पी हटिंग, वो क्या नाम है उसका, फ्रांसिस फुकुयामा जुड़ा था? इतिहास का अंत। इसी ने देखो विचारधारा का अंत भी इतिहास का अंत कहलाता है। ये नाम इसी से संबंधित है। विचारधारा का अंत को अन्य नाम से जाना जाता है, वो कौन सा नाम है? इतिहास का अंत, एंड ऑफ हिस्ट्री, एंड ऑफ हिस्ट्री। क्योंकि जब जब यूएसएसआर का पतन हो गया, जब यूएसएसआर का पतन हो गया तो फ्रांसिस फुकुयामा कहता है कि पूरे का पूरा इतिहास का अंत हो गया। इतिहास का अंत होने का मतलब वो इतिहास नहीं, ठीक ना, वो अंतिम व्यक्ति, यानी माफ़ करिएगा, इसका बुक याद रखो तब समझ में आएगा आपको। द एंड ऑफ हिस्ट्री, एंड ऑफ हिस्ट्री, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, यानी वो अंतिम व्यक्ति भी जो था, यानी साम्यवाद का जो अंतिम, साम्यवादी जो अंतिम इंसान भी रहा होगा उसकी भी मृत्यु हो जाती है, यानी वो भी ख़त्म हो जाता है। आपको देखो बहुत ज़्यादा इसमें नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में उतना ज़्यादा है भी नहीं, इसलिए आप याद रखिएगा इतिहास का अंत विचारधारा का अंत ही है। और इतिहास के अंत से संबंधित कौन है? फ्रांसिस फुकुयामा। मैं लिख दे रहा हूँ एक जगह, आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे लिख दे रहा है छोटा सा, फ्रांसिस फुकुयामा, फ्रांसिस फुकुयामा, फ्रांसिस फुकुयामा, ठीक ना मेरे भाई, फ्रांसिस फुकुयामा। उम्मीद करते हैं आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। मैं हर स्लाइड पे यही पूछ ले रहा हूँ ना आपसे कि उम्मीद करते हैं आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। समझ में तो आ ही रही होंगी, इसमें क्या है, चलो कोई बात नहीं। फ्रांसिस फुकुयामा हो गया था। और अच्छा ये बताऊँ, आपने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस का नाम सुना है ना? क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस यानी सभ्यता का अंत, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, ठीक ना, 1996 में। ये किसकी थी? हंटिंगटन की बुक है ये, याद रखिएगा, हंटिंगटन की बुक है ये, सैमुअल पी हंटिंगटन की बुक है ये, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस।
देखो बताने को ना ये क्लासेस लंबी हो जाएंगी, इसलिए इन सब के बारे में यहाँ पे चर्चा नहीं कर पा रहा हूँ, माफ़ करिएगा, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे आगे चल के। जब अगर मैं कभी इसकी थ्योरी की क्लास लाता हूँ तब आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा वो। 55 की बात करते हैं। आर्थिक मानव की संकल्पना किसने दी है? आर्थिक मानव की संकल्पना रिकार्डो ने, या फिर जॉन लॉक ने, या हर्बर्ट स्पेंसर ने, या एडम स्मिथ ने? तो बताइए आर्थिक मानव की संकल्पना किसने दी थी? पहली बात तो ये सर, आर्थिक मानव होता क्या है? देख भाई, आर्थिक मानव होता क्या है पहले ये समझना पड़ेगा ना। देखो, आर्थिक मानव वह व्यक्ति है जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना मेरे भाई प्लीज़। आर्थिक मानव होता क्या है? वह व्यक्ति जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग करता है ताकि उसे अधिकतम लाभ मिल सके, वही क्या कहलाता है? वहाँ पर ये आर्थिक मानव कहलाता है, वो आर्थिक मानव कहलाएगा मेरे भाई। समझ गए बात आप? गुड। नहीं समझ में है तो आपको एक बार पॉज करके फिर से बैक करके फिर से सुन लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा मेरे भाई, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये किसने कहा है? ये एडम स्मिथ ने कहा है, ठीक ना। एडम स्मिथ के बारे में सर हम तो जैसे लग रहा है कुछ जान रहे हैं ना। हाँ, आप जान रहे होगे एडम स्मिथ के बारे में। एडम स्मिथ वही है, ब्रिटिश अर्थशास्त्री, ब्रिटिश अर्थशास्त्री, ब्रिटिश अर्थशास्त्री है ये। और यही तो है आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक। अगर पूछा जाए आपसे आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो यही हैं मेरे भाई, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ है। अच्छा, एडम स्मिथ की एक पुस्तक है, किसी को याद है क्या? हाँ, क्यों नहीं याद होगा? द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। ये कब पब्लिश हुई थी? 1776 में, 1776 में, ठीक ना मेरे भाई। गुड। सर इसके बारे में कुछ नहीं बता रहे हो? बता दे रहा हूँ भाई, सुन लो। देखो क्लासेस लंबी हो जाएंगी, मुझे लग रहा है यार मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा क्या टाइम से, बट मैं कोशिश करूँगा मेरे भाई। देखते हैं, देखो कम करते हैं लेकिन पूरा ठोस करते हैं ना, जितना भी हो सके उतना इसका धज्जियाँ उड़ा देते हैं। यानी इस प्रश्न में जो भी हैं चीज़ें, इसको हम लोग एक एक फैक्चुअल डेटा को निकाल कर निचोड़ के आपको देंगे हम, ताकि क्या हो, आपको केवल सेशन को 2-3 बार 4 बार सुन लोगे ना आप, भाई साहब आपके लिए बहुत कारगर होने वाला ये सेशन है। रिकार्डो के बारे में, रिकार्डो के बारे में बात ही कर लेते हैं, क्योंकि हर बार पढ़ने से बढ़िया है क्या, एक ही बार अच्छे से पढ़ लिया जाए संपूर्ण। हालांकि संपूर्ण कुछ भी नहीं है दुनिया में, लेकिन फिर भी संपूर्णता की ओर बढ़ा जा सकता है ना। बात करते हैं रिकार्डो की। रिकार्डो के बारे में आपको क्या ही बताएं कि ये जानते हैं आप, एडम स्मिथ के जो विचार थे, कहाँ गया भाई पेन, देखो ये एडम स्मिथ के विचारों को आगे बढ़ाता है। रिकार्डो जो है एडम स्मिथ के विचारों को आगे बढ़ाता है। और आपको पता होगा रिकार्डो से ही प्रभावित होता है, प्रेरित होता है कौन? कार्ल मार्क्स। आगे चल के बात करते हैं। देखो रिकार्डो के संबंध में कुछ बातें याद रखो। ये परंपरागत उदारवादी अर्थशास्त्री है, याद रखिएगा, परंपरागत उदारवादी अर्थशास्त्री है, परंपरागत उदारवादी अर्थशास्त्री है। देखो आप कहोगे सर एडम स्मिथ भी तो है, हाँ एडम स्मिथ भी है। देखो उदारवाद की दो धाराएं चलती हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उदारवाद की दो धाराएं चलती हैं, एक तो राजनीतिक थी, और एक तो राजनीतिक थी और दूसरी अर्थशास्त्र से संबंधित थी, अर्थशास्त्रियों की धारा थी। यानी प्रारंभिक उदारवाद में राजनीति की, सॉरी हालांकि ये थी ही, आधुनिक में भी थी, लेकिन हम यहाँ पर प्रारंभिक की बात कर रहे हैं। तो प्रारंभिक उदारवाद में दो धाराएं चलती हैं, एक तो राजनीति को लेकर और दूसरी अर्थशास्त्र को लेकर। आपको पता है जिसका नेतृत्व लॉक कर रहा था यहाँ पर राजनीति में लॉक कर रहा था, बेंथम कर रहे थे, स्पेंसर कर रहे थे, राजनीति में ये कर रहे थे, कौन? लॉक, बेंथम, स्पेंसर कह रहे थे। वहीं पर अर्थशास्त्र में एडम स्मिथ,
एडम स्मिथ कर रहा था, माल्थस कर रहा था और रिकार्डो कर रहा था। यानी ये लोग कौन थे? उदारवादी थे, उदारवादी अर्थशास्त्री कहे जाते हैं ये लोग, ठीक ना। माल्थस है ये। समझ पा रहे हैं बात आप? यानी प्रारंभिक उदारवादी, यानी उदारवाद में दो धाराएं चल रही थी साथ साथ में, एक उदार राजनीतिक चल रही थी और दूसरी अर्थशास्त्री भी चल रहे थे। राजनीतिक में आपको पता है लॉक, बेंथम, स्पेंसर था, ये तीन प्रमुख थे। वहीं पर अर्थशास्त्रियों में एडम स्मिथ, माल्थस और रिकार्डो था। तो ठीक ना। और जिसके विचारों को, एडम स्मिथ के विचारों को माल्थस सॉरी रिकार्डो आगे लेके जाता है। हम वहाँ पे यही बात करना चाह रहे थे, तो आइए देख लेते हैं। मुझे लग रहा है फिर भी मैं कम करते करते फिर भूल जा रहा हूँ कि नहीं यार इतना ज़्यादा चला। कोई बात नहीं मेरे भाई, ठीक ना। और आपको पता होना चाहिए रिकार्डो की एक बुक है, बहुत फेमस बुक है वो, बहुत प्रसिद्ध बुक है ये, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, एंड टैक्सेशन, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, ठीक ना, जो कि 1817 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, इसके कुछ सिद्धांत भी हैं, इसके सिद्धांतों को याद रखना आपके लिए बेहतर है, बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूज कराने के लिए देगा आपको। इसमें दो तीन अर्थशास्त्री को दे देगा और पूछ लेगा इनमें से कौन सा रिकार्डो से संबंधित नहीं, या फिर मिलान करने को दे देगा, ठीक ना। यहाँ से मिलान करने को दे देगा कि आपको बताइए कि कौन सा उपयुक्त में से कूट सही होगा, ए बी कौन सा सही होगा। तो आपको इसलिए पता होना चाहिए कि कौन सा इसके इसके कौन कौन से सिद्धांत थे। तो आइए बात कर लेते हैं इसके सिद्धांत कौन कौन से थे। देखो आपने नाम सुना होगा मूल्य का श्रम सिद्धांत, मूल्य का श्रम सिद्धांत, मूल्य का श्रम सिद्धांत। मूल्य का श्रम सिद्धांत क्या कहता है? वस्तु का मूल्य उस पर लगे श्रम की मात्रा से निर्धारित होता है। माफ करिएगा, थोड़ा सा पानी पीना चाहते हैं। कि वस्तु का मूल्य जो है उस पर लगे श्रम की मात्रा से निर्धारित होता है। वस्तु पर जो जो वस्तु का मूल्य होता है उस पर लगे श्रम की मात्रा से ही निर्धारित होता है, ठीक ना। और इसी बात से प्रेरित होता है, प्रभावित होता है कार्ल मार्क्स। इसके इसी सिद्धांत से प्रेरित है कार्ल मार्क्स, ठीक ना। एक तो सिद्धांत ये हो गया मूल्य का श्रम सिद्धांत। दूसरा मजदूरी का लौह नियम, मजदूरी का लौह नियम, मजदूरी का लौह नियम ये किससे संबंधित है? ये डेविड रिकार्डो से ही संबंधित है। और अगला आपको पता होगा भूमि किराया सिद्धांत, नहीं पता होगा तो भी याद रखिएगा भूमि किराया सिद्धांत ये किससे संबंधित है? यह रिकार्डो से संबंधित है। मेरे भाई इसको पढ़ाने में तो बड़ा मज़ा आएगा अगर समय देना चाहूँगा तो, लेकिन यहाँ पे समय ज़्यादा लग जाएगा इसके लिए। किसी सेशन में अगर अच्छे से मौका मिला तो ज़रूर आप लोगों को ये सब चीज़ें सिखाएंगे हम। यहाँ पर जानिएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत भी इसी का था। यानी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सापेक्षता का सिद्धांत देता है। यानी अगर किसी के पास खनिज तेल उत्पादन हो रहा है और उसके यहाँ गेहूँ नहीं उत्पादन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छे से व्यापार करना चाहिए, इसमें दोनों का हित होगा, यही कहना चाहता था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत में। भूमि किराया सिद्धांत भी था, अब इसको बताने का मतलब ज़्यादा चला जाएगा, लेकिन आप याद रखिए इतना पॉइंट्स कि ये रिकार्डो से संबंधित है। क्या? परंपरागत उदारवादी अर्थशास्त्री था ये। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन ये किसकी बुक है? ये रिकार्डो की बुक है। मूल्य का श्रम सिद्धांत, मजदूरी का लौह नियम, भूमि किराया सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत ये किससे संबंधित है मेरे भाई? ये रिकार्डो से संबंधित है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं अब कहोगे सर लॉक, अब अगला ऑप्शन, एक ही क्वेश्चन में पूरा समय ले लेंगे क्या आप लोगों का? नहीं, कोई बात नहीं। देखो आप लोग कुछ भी कहोगे मानेंगे, करेंगे तो अपने मन से ही, है ना। तो इसलिए कोई बात नहीं, बस सुनो आपके फ़ायदे के लिए, ऐसा तो है नहीं कि आपके लिए हम कुछ गलत बता रहे हैं। मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। स्पेंसर के बारे में, स्पेंसर को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, याद है ना। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का जनक पूछा जाए तो कौन होगा? वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का जनक, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का जनक, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का जनक स्पेंसर, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का जनक, ठीक ना। ये राज्य के अहस्तक्षेप का समर्थन करता है, राज्य के अहस्तक्षेप का समर्थन करता है। यानी राज्य को व्यक्ति के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ठीक ना। इसने योग्यतम की उत्तर उत्तम जीविता, योग्यतम
योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया, उत्तरजीविता का सिद्धांत, ठीक ना, यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी ये सब शब्दावलियाँ आपको याद रहनी चाहिए, किससे संबंधित हैं तो आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा, ठीक ना मेरे भाई। अच्छा, इसका एक प्रमुख बुक है, कौन है याद है आपको, कौन सी है, मैन वर्सेस स्टेट, मैन वर्सेस स्टेट, ये किसकी बुक है, तो यह स्पेंसर की है। इसका एक फेमस कोटेशन है, हाँ क्या था वो, हाँ, राज्य इसलिए विद्यमान है क्योंकि समाज में अपराध विद्यमान है, राज्य इसलिए विद्यमान है क्योंकि समाज में अपराध विद्यमान, लिख दें, कोई बात नहीं लिख दे रहे हैं, समय लगेगा लेकिन आपके लिए बेहतर होगा। राज्य इसलिए विद्यमान है, राज्य इसलिए विद्यमान है क्योंकि समाज में अपराध विद्यमान है, क्योंकि समाज में अपराध विद्यमान है, राज्य इसलिए विद्यमान है क्योंकि समाज में अपराध विद्यमान है, ठीक ना। और राज्य इसलिए विद्यमान है क्योंकि समाज में अपराध विद्यमान है, यदि समाज में अपराध नहीं होगा, यदि समाज में अपराध नहीं होगा, यदि राज्य में अपराध नहीं होगा तो राज्य की आवश्यकता भी नहीं होगी, यदि समाज में अपराध नहीं होगा तो राज्य की आवश्यकता भी नहीं होगी, राज्य की आवश्यकता भी नहीं होगी, आवश्यकता भी नहीं होगी, ठीक ना। ये कथन किससे संबंधित है, ये हर्बर्ट स्पेंसर से संबंधित है, ठीक ना मेरे भाई, याद रख लीजिएगा इस पॉइंट को जरूर से, कि वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का जनक स्पेंसर, राज्य के अहस्तक्षेप का समर्थन करता है, ये योग्यतम की उत्तरजीविता की बात करता है, ये नकारात्मक उदारवादी है ना, ठीक ना, इसलिए व्यक्तिवादी है ये, मैन वर्सेस स्टेट की बात करता है, ये बुक है, यानी मैन वर्सेस स्टेट इसकी बुक है, और इसका एक फेमस कोटेशन है, राज्य इसलिए विद्यमान है क्योंकि समाज में अपराध विद्यमान है, यदि समाज में अपराध नहीं होगा तो राज्य की आवश्यकता भी नहीं होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं अब, आगे बात करते हैं 55 क्वेश्चंस हो गया हमारा, अब 56 की बात करते हैं। यदि प्रत्येक विचारक अपने युग का शिशु होता है, यह कथन किसका है, वाह बढ़िया सवाल है। प्रत्येक विचारक अपने युग का शिशु होता है, यह डनिंग का है, मैकियावेली का है, रूसो का है, साइमन का है। यार देखा जाए तो ये बहुत फंसाने वाला क्वेश्चन है, अगर जो इसका ढंग से पढ़ा होगा वही बता सकता है इसका आंसर क्या होगा। बहुत सारे लोग का कहना होगा इसका आंसर क्या होगा, मैकियावेली, नहीं, इसका आंसर क्या है, डनिंग, डनिंग है, क्योंकि ये कथन तो डनिंग का ही है ना, ये डनिंग ने कहा है किसके लिए, मैकियावेली के लिए। मेरी बात को समझ पा रहे हो आप, हमने क्या कहा कि ये कथन तो डनिंग का ही है, ये बात सही है, लेकिन ये डनिंग ने अपना कथन किसके संबंध में कहा है, तो मैकियावेली के संबंध में कहा है। समझ पाए आप बात, ठीक है, गुड। देखो मैकियावेली की बात तो हम लोगों ने कई बार करा हुआ है, लेकिन थोड़ी सी चर्चा ज़रूर करना चाहेंगे हम, क्योंकि हमारा सेशन या हम लोग इसीलिए तो जाने जाते हैं कि हम लोग क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम करते हैं अच्छे से ना, हम सब यानी हम आप सभी लोग मिलकर, इसीलिए तो जाने जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं मैकियावेली की। मैकियावेली को अगर पूछा जाए कि डनिंग ने क्या कहा है, तो प्रत्येक युग का शिशु, देखो डनिंग ऐसा नहीं कहता है, डनिंग तो कुछ यह कहता है कि यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी वास्तव में अपने युग का शिशु था। देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है, ये ज़रूर आप लोग भी लिखिएगा। डनिंग डनिंग कहता है मैकियावेली को कि यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी, यह प्रतिभा संपन्न, वो थोड़ा सा फ्लोरेंस संपन्न, प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी, यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी, आप लोग स्पीड बढ़ा कर लिख लीजिएगा, ठीक ना मेरे भाई, मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे इस पर ये स्लिप करता है। वास्तव में अपने युग का शिशु था, वास्तव में अपने युग का शिशु था, युग का शिशु था, ठीक ना। उम्मीद करते हैं ये समझ पा रहे हैं आप लोग। डनिंग ने क्या कहा, यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी वास्तव में अपने युग का शिशु था,
ठीक ना। और आपको पता होगा चाहिए ऐसा कि सैबाइन ने ऐसे ही रिलेटेड कुछ कहा था, किसी को याद है सैबाइन ने क्या कहा था मैकियावेली के संबंध में? इसने मैकियावेली को अनैतिक कहा है। गुड। मैकियावेली को अनैतिक किसने कहा है? मैकियावेली को अनैतिक मैकियावेली को अनैतिक कहा है सैबाइन ने। और सैबाइन को ये कहता है कि इटली को जितना अधिक मैकियावेली जानता था उतना शायद ही कोई जाना होगा। देखो ये बहुत अच्छी लाइन बोलता है ये, कि एक बार पूछा गया भी प्रश्न है ये, इटली को जितना अधिक मैकियावेली जानता था उतना ही शायद अधिक कोई जानने वाला रहा होगा। मेरी बात को समझ लीजिएगा ध्यान से। इटली को जितना अधिक मैकियावेली जानता था शायद ही उतना बेहतर कोई जानता रहा होगा। शायद ही उतना कोई और जानता होगा। यह कथन किसका है? यह सबाइन का है। किसके लिए है? मैकियावेली के लिए। ठीक ना। अच्छा, एक याद आ रहा है यार, वो क्या नाम है, मैकियावेली को बुराई का शिक्षक किसने कहा है? मैकियावेली को बुराई का शिक्षक ये किसने कहा है? तो याद रखिएगा किसने कहा है? लियो स्ट्रॉस ने मैकियावेली को बुराई का शिक्षक कहा है, लियो स्ट्रॉस ने। अच्छा, मैकियावेली को संपूर्ण पुनर्जागरण मैकियावेली में ही है, ऐसा किसने कहा है? लास्की ने। याद रखिएगा लास्की क्या कहता है मैकियावेली के संबंध में? संपूर्ण पुनर्जागरण, संपूर्ण पुनर्जागरण मैकियावेली में ही है। ठीक ना। ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए। ठीक ना मेरे भाई। और कुछ तो मेरे हिसाब से छूट नहीं रहा ना। ये तो आप सबको पता ना कि मैकियावेली को शैतान का शागिर्द कहा जाता है और तानाशाहों का उस्ताद कहा जाता है। याद रखिएगा मैकियावेली को शैतान का शागिर्द। देखो हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन आप सुन तो पा रहे हो ना सही से, इसलिए आप लिख लीजिएगा यहाँ पर ध्यान से। मैकियावेली को शैतान का शागिर्द कहा जाता है। मैकियावेली को तानाशाहों का उस्ताद भी कहा जाता है। ठीक ना। और मॉन्टेस्क्यू मैकियावेली को आज़ादी का मित्र मानता है। मॉन्टेस्क्यू ने मैकियावेली को आज़ादी का मित्र माना हुआ है। मॉन्टेस्क्यू मैकियावेली को आज़ादी का मित्र कहता है। आज़ादी का मित्र मानता है ये। ठीक ना। और आप सुन लीजिएगा ध्यान से, और आप अपने नोट्स में लिख भी सकते हैं ना। कुछ चीज़ें जो मैं बोल दे रहा हूँ आप लोग नहीं लिख पा रहे हैं या जगह नहीं है मेरे पास, फिर भी आप लोग लिख सकते हैं। जैसे मैकियावेली को युग परिवर्तन का शिशु किसने कहा है? तो सैबाइन ने कहा है। देखो चीज़ें ये कन्फ्यूजिंग वाली हैं। अगर आपसे पूछा जाए मैकियावेली को युग परिवर्तन का शिशु किसने कहा, तो सैबाइन ने कहा है। ठीक ना। मैकियावेली को युग परिवर्तन का शिशु किसने कहा है? सैबाइन ने कहा है। मैं 3 बार बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा जरूर से। मैकियावेली को युग परिवर्तन का शिशु किसने कहा? सैबाइन ने कहा। मैकियावेली को युग परिवर्तन का शिशु किसने कहा? सैबाइन ने कहा। मैकियावेली को युग परिवर्तन का शिशु किसने कहा? सैबाइन ने कहा। ठीक ना। ऐसे ही डब्ल्यू.टी. जोन्स हैं, एक डब्ल्यू.टी. जोन्स हैं। इस डब्ल्यू.टी. जोन्स ने मैकियावेली को पुनर्जागरण का शिशु कहा। ये पुनर्जागरण का शिशु कहते हैं। देखो कंफ्यूज मत होना मेरे भाई। ठीक ना। इसलिए आप लिख जरूर लीजिएगा, क्योंकि आपको लिख लेने से ये चीज़ें आपके लिए चिरकाल तक स्थायी हो जाएंगी। ठीक ना। आगे बात करते हैं हम लोग अब। ये डनिंग हो गया। मैकियावेली के बारे में आप जान ही गए। रूसो के बारे में आपको पता ही। हर्बर्ट साइमन के बारे में क्या ही बताएं। हर्बर्ट साइमन के बारे में आपको पता होगा ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर एक बुक थी। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर
एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर ये किसकी बुक है? तो ये हर्बर्ट साइमन की है। अच्छा ये बताओ, ये तो कहीं नहीं बताने की ज़रूरत पड़ेगी ना कि मैकियावेली ने राजा को शेर की तरह ताकतवर और लोमड़ी की तरह चालाक मानता है, या ऐसा कुछ तो नहीं बताना पड़ेगा ना। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये सब चीज़ें देखो, मैं वही चीज़ें ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ बताने की जो आमतौर पर आप लोगों को नहीं पता होगा, या फिर आमतौर पर लोग कम पढ़ाते हैं या लोग कम जानते हैं, या लोगों को कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। ठीक ना मेरे भाई, आगे बात करते हैं अब। अच्छा हाँ, बस करते हैं आज के लिए यार, मैं भी थक गया हूँ।